हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, पूछे गए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। स्पेसिफिकली बात करूं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्या होते हैं फैराडे के लॉ, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस। कई तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे वो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। एक NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी तो मैं वीडियो में आपको बता ही दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर हमारे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चल रहे हैं बेटा। अगर आप प्योरली डेडिकेटेड वे में पढ़ना चाहते हो कि हाँ सर मुझे बोर्ड में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो आपके लिए बिल्कुल लो कॉस्ट स्टोर बैचेज हैं। लाइक अगर कोई बच्चा ये है कि मेरी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो केमिस्ट्री का आप स्टोर बैच ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर ये है सर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश सब में ही प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी आपके स्टोर बैचेज है। स्टोर बैचेज सबसे लो कॉस्ट होते हैं। और अगर ये है कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर। कभी भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो कोड याद रखना, बीपी लाइव। बीपी लाइव मीन्स डिस्काउंट। तो चलिए आगे मूव करते हैं बेटा, सबसे पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। मैं एक सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने NaCl ले लिया, एक्वस फॉर्म में ले लो या फिर मोल्टन फॉर्म में ले लो। आपने मोल्टन फॉर्म में ले लिया, पिघला के इसको रख दिया, और यहाँ पर आपने दो रोड्स लगा दी। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा आयंस के अंदर। ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि ब्रेक हो गया आयंस के अंदर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, जब मैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में से या फिर उसकी मोल्टन फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूं बेटा जी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में क्या होगा, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू आयंस, व्हेन electricity is passed through their aqueous solution और molten form are known as, क्या बोलेंगे उसी को, are known as electrolyte, and this process is known as, this process is known as इलेक्ट्रोलिसिस। समझते हो मेरी बात। चलिए, कोई भी एक सब्सटेंस है, जब आप उसकी एक्वस फॉर्म में से या फिर उसकी मोल्टन फॉर्म में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो वो सब्सटेंस आयंस में ब्रेक हो जाता है। उस सब्सटेंस के आयंस में ब्रेक होने के इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, यहाँ पर दो बातें होंगी। अच्छा, एक शॉर्टकट याद रखिए, इसमें करंट यूज किया जाता है, तो जब करंट लगता है तो थोड़ा बहुत पेन होता है, पैनिक हो जाता है। पैनिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, ऑन द अदर हैंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, इट इज नोन एज बेटा जी एनोड। और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा, इसे आप लोग क्या बोल दोगे, कैथोड बोलोगे। इसे बोलो कैथोड। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसे आप लोग कैथोड बोल देने वाले हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एट एनोड क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा, वो समझ लेते हैं एक बार। एट एनोड क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा। ठीक है, एनोड पर हुआ करती है कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। याद करवाया था ना एक शॉर्टकट, ओए।
क्या कराया था बेटा जी? ओए, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर और यहाँ पर क्या होगी? रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी एट कैथोड। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो एनोड की तरफ कौन जाएगा? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ नेगेटिवली चार्ज आयन जाएंगे, यानी कि Cl नेगेटिव जाएगा। ठीक है, उस पे ऑक्सीडेशन होगी, वो इलेक्ट्रॉन देगा और वो क्या बन जाएगा? हाफ Cl2। कैथोड पे रिडक्शन होगी, कौन जाएगा? कैटायन जाएगा, है ना? इधर Na पॉजिटिव जाएगा और Na पॉजिटिव क्या करेगा बेटा? इस एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ पर ये जो Na है ये सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, बाकी अगर एक्वस होता तो और कंसेप्ट होता, वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मोल्टन फॉर्म थी NaCl की, आपने उसको डाला एक कंटेनर के अंदर, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो Na पॉजिटिव जाएगा किस तरफ? कैथोड की तरफ। कैटायन जाते हैं कैथोड की तरफ, अनायन जाते हैं एनोड की तरफ, और कुछ रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, रिडक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, सॉलिड बनेगा और यहाँ पर ना डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, अब कितना डिपॉजिट होगा, इसी के बारे में बात करी थी फैराडे ने, कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और यहाँ पर क्लोरीन जाएगी, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में यहाँ से लिबरेट होगी। अब कितनी क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, इसी के बारे में डिटेल में हमको बताया था बेटा जी फैराडे के लॉ ने। ठीक है, अच्छा आपको थोड़ा बहुत पता होगा, हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे कुछ सब्सटेंस होते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। किसे कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट? दो सब्सटेंस, those substance which doesn't dissociate, which doesn't dissociate into ions are called non electrolyte। अगर कोई सब्सटेंस है जो आयंस के अंदर डिसोशिएट ही नहीं होता, उसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यूरिया, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये हमारे पास क्या है बेटा जी? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोलाइट किया था हम लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइट हमारे दो तरह के हो सकते हैं और इनसे बहुत फर्क पड़ता है ना? दो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं? पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास हुआ करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जैसे कि मेरे पास एक सब्सटेंस है और ये पूरे का पूरा ही आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। दो सब्सटेंस या दोज इलेक्ट्रोलाइट which dissociate, which dissociate completely into ions। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरा ही आयंस में टूट जाता है, फॉर एग्जांपल जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, या फिर जो सॉल्ट होते हैं जैसे कि NaCl, ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जैसे कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन, आप कह लीजिए लेस देन 5% ही आयंस के अंदर डिसोशिएट हो पाए, तो आप इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलने वाले हो बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे? दोज इलेक्ट्रोलाइट which dissociate, which dissociate partially into ions, जिनका बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो पाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल CH3COOH या फिर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ करते हैं। तो फैराडे की बात को समझते हैं। फैराडे दादा ने हमें क्या बोला? फैराडे जी ने बोला देखो एक सेटअप बनाते हैं, ठीक है, इधर हमने रोड्स लगा दी, बैटरी लगाई, यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया, एक्वस फॉर्म में ले लिया या फिर मोल्टन फॉर्म में ले लिया, जैसे मर्जी ले लिया। मान लो AB नाम का सब्सटेंस ले लिया और वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा, कुछ ना कुछ लिबरेट होगा। अब कितना डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा, ये फैराडे के फर्स्ट लॉ ने बोला। तो इन्होंने क्या बोला?
कि कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जितना मैं उस सॉल्यूशन के अंदर से चार्ज पास कराता हूँ। जितनी ज़्यादा देर तक, जितना ज़्यादा करंट मैं पास कराता रहूँगा, उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस उन मेटल्स के ऊपर, उन रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा या उतनी ही ज़्यादा गैस लिबरेट होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहावत सुनी होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, जितना ज़्यादा चार्ज पास कराओगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू Faraday's according to Faraday's first law of electrolysis, amount of a substance amount of a substance deposited or liberated at electrodes is directly proportional directly proportional to the amount of charge passed, है ना? कितना चार्ज मैंने पास करवाया है इस पे डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन देना चाहो तो W कितना मास डिपॉजिट हुआ है डिपेंड करता है Q पे कितना चार्ज पास कराया है। इसको हटाएंगे, W यहाँ से चेंज हो जाएगा Z इंटू Q। I करंट का फॉर्मूला आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। I क्या होता है? Q अपॉन T। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। और यहाँ से अगर Q का फॉर्मूला मैं बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z, है ना? विनिंग का मतलब क्या होता है? जीतना। W मीन्स विनिंग, विनिंग का मतलब क्या होता है? जीतना, है ना? विनर वो कहलाते हैं जो जीत जाते हैं। यहाँ पे एक एक शब्द का मतलब समझाना चाहूंगा मैं आपको, बट अच्छा रहेगा अगर मैं उसको अगले पेज पे जाके समझूं, है ना? तो W इज इक्वल टू क्या है बेटा? W इज इक्वल टू है आपके पास जिट, Z इंटू आई इंटू टी है। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर W का मतलब क्या है? वेयर। W मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है या फिर लिबरेट हुआ है। Z एक कांस्टेंट है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I का मतलब होता है करंट, एंड T का मतलब होता है टाइम। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे बेटा जी, टाइम को आपने लेना है इन सेकेंड्स। टाइम को किस में लोगे? सेकेंड्स में लोगे। चलिए, W इज इक्वल टू Z। अच्छा, Z को डिफाइन भी करना आ जाता है। अगर I हमारा 1 हो जाए, है ना, 1 एम्पियर हो जाए, और T 1 सेकंड हो जाए, तो आई थिंक बात बन जाएगी। जो आप बात बनाना चाहते हो वो बात बन जाएगी कि नहीं? दोनों को आप 1 पुट कर दोगे। जस्ट अ मिनट, देखिए तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू Z इंटू 1 इंटू 1। तो W इज इक्वल टू Z। तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू, जो Z है वो इक्वल है किसके? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट एट इलेक्ट्रोड्स। कब? व्हेन
1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करवाया जाएगा, तब Z इज इक्वल टू W हो जाएगा, और यही होता है ना? आ जाता है पेपर में बोल दिया, डिफाइन Z या डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आप ये वाली कहानी मतलब कांस्टेंट को हमेशा ऐसे डिफाइन किया जाता है, उसके पड़ोसियों को 1 कर दिया जाता है, तो वो सामने वाले के इक्वल हो जाता है। तो बेटा जी ये हो गया, ठीक है, बहुत शानदार। Z कई बार पुट करना रहेगा, तो Z के लिए मैं बता देता हूँ। Z क्या होता है? इक्विवेलेंट मास बाय फैराडे कांस्टेंट, या फिर मोलर मास बाय N इनटू में F। F का मतलब फैराडे कांस्टेंट ही होता है, ठीक है? N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कितने हुए हैं। फैराडे कांस्टेंट एक नई टर्म है, चलो उसको भी देखेंगे। मैं यहाँ पर उस टर्म को डिफाइन करना चाहूँगा आप सबके लिए। जैसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज फैराडे कांस्टेंट, व्हाट इज फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट क्या होता है फैराडे कांस्टेंट? इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, उसी को हम लोग फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है। कितना बनेगा? और जब इसको सिंपल आउट करोगे तो ये अप्रोक्स क्या आ जाएगा? 96,500 कूलम। तो जनरली आप 96,500 कूलम, एग्जैक्ट इतना नहीं आता है, एक्चुअल में 96,485 समथिंग आता है, बट हम क्वेश्चंस के लिए 96,500 कूलम ही मान के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि जितना गुड़ डाल लोगे उतना मीठा हो जाएगा, या कोई बच्चा जितनी मेहनत करेगा उतने मार्क्स आ जाएंगे। जितना ज्यादा हम चार्ज पास कराएंगे उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होता चला जाएगा। फिर ये कहता है कि अगर हम 2 सॉल्यूशन ले ले अलग-अलग, या 3 सॉल्यूशन ले ले अलग-अलग, और तीनों को सीरीज में कनेक्ट करें और बराबर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, तो क्या सब बराबर डिपॉजिट होंगे? क्योंकि पहले लॉ में तो आपने बोला है कि जितना करंट पास कराओगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अब तो तीनों में बराबर करंट पास करा रहे हैं। इस बात को कुछ ऐसे रिलेट करो कि मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सबको सेम पढ़ा रहा हूँ। क्या सबके मार्क्स सेम आएँगे? तो इसके चांसेस नहीं है कि सबके मार्क्स सेम ही आएँ। हाँ, बहुत सारे बच्चों के बन सकते हैं, बहुत सारों के ऐसे भी हो सकते हैं जो सेम ना बने। यहाँ पर आपकी खुद की कैपेसिटी मैटर करने लगेगी। तो यही कह रहा है, देखिए, हमने 2 कंटेनर लिए, ठीक है? ये 2 कंटेनर ले लिए, ठीक है? इनमें हमने लगा दिया रोड्स, किसी भी एक मेटल की, जैसे प्लैटिनम की लगा दी, प्लैटिनम लेस रिएक्टिव होता है। सीरीज से कनेक्ट किया, बैटरी लगाई, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव, इस तरह से सॉल्यूशन ले दिए। मान लो यहाँ पर AgNO3 ले लिया, या A सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपने दूसरा सॉल्यूशन ले दिया, कौन सा? यहाँ पर मान के चलो आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले दिया। तो Ag कितना डिपॉजिट होगा? मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag पे। सिमिलरली मास ऑफ Cu कितना डिपॉजिट होगा? डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास ऑफ
Cu पे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहाँ पर फैराडे का सेकंड लॉ लग जाएगा। डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज अकॉर्डिंग टू फैराडेज second law of electrolysis, according to Faraday's second law of electrolysis, when same amount of electricity pass through two different solutions connected in series। जब आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो दो डिफरेंट सॉल्यूशन में से जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड at electrodes depends upon their equivalent weight। क्या करें, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट में से कितना मास जो है डिपॉजिट हो पाएगा उन रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो मेटल्स हैं उनका इक्विवेलेंट मास कितना है। और इक्विवेलेंट मास निकालना इजी होता है ना। जैसे कि ZnSO4 है, CuSO4 है। मैं आपसे पूछता हूँ इक्विवेलेंट मास बताइए, तो आएगा इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास जो होता है बेटा वो होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर, कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन किया जा रहा है उस रिएक्शन में। जैसे कि जिंक सल्फेट को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो ब्रेक डाउन होगा Zn 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो जिंक जो है कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा? 2 का गेन कर सकता है जिंक बनाने के लिए। तो मोलर मास होता है इसका 65 बाय में एन फैक्टर कितना आएगा 2। तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालना चाहते हो, कॉपर का मोलर इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हो, ये ब्रेक डाउन होगा Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होने वाला है, कॉपर जो 2 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट मास अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना होता है कॉपर का, होता है 63.5 बाय एन फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ से इसका इक्विवेलेंट मास हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। देखिए MnO4 नेगेटिव है, इसे आपको क्या बनाना है, Mn2 पॉजिटिव बनाना है। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो ना, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +7, ये है +2। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि चार्ज रिक्वायर्ड बताइए, तो चार्ज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज रिक्वायर्ड इज NF। N कितना है 5 फैराडे, या कूलम्स में पूछे तो 5 इंटू में 96500 कूलम। चार्ज रिक्वायर्ड कभी भी पूछा जाए तो N फैराडे की एक चेंज को करना है और वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन वो करेगा। जैसे कि H2O से आपको क्या बनाना है, O2 बनाना है। H2O से आपको क्या बनाना है, O2। H2O में ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा -2, उधर कितना है 0 है, 1 मोल ऑफ H2O लेना है। तो बताइए भाई कितना बनेगा,
H2O से O2 बनाने के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा इधर, लॉस होगा। और यहाँ पर O2 नहीं बनेगा, एक्चुअल में हाफ O2 बनेगा। तो और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर लॉस हुआ है, तो इस चेंज को आप ये देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई है। तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज रिक्वायर्ड इज n फैराडे 2 इंटू में f, या फिर 2 इंटू में 96500 गुलाम। बात क्लियर होती है कि नहीं? आई थिंक तो क्लियर होगी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में बन जाता है तो। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपके पास क्या है, इधर देख लो, आपको Al3 पॉजिटिव से Al बनाना है। तो बताओ भाई इस चेंज को करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा। चार्ज रिक्वायर्ड, चार्ज रिक्वायर्ड क्या होगा, n फैराडे, n इंटू में कितने 3, तो कितना बन गया भाई यहाँ पे 3 फैराडे, है ना, या फिर 3 इंटू में 96500। बात क्लियर होती है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो क्लियर होगी सबको। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास AgNO3 है, इसको ब्रेक डाउन कर लो। तो क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। अब ये जो आपके पास Ag पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तब ये जाके Ag बनेगा। ये चेंज आपको करना पड़ेगा। अब मास निकालना है ना, मास डिपॉजिट फैराडे के फर्स्ट लॉ से पता चलता था, W इज इक्वल टू क्या आएगा, जिट Z इंटू आई इंटू टी। जेड क्या होता है, मोलर मास बाय n इंटू एफ, और बेटा जी यहाँ पर I इंटू में टी। मोलर मास कितना है, Ag का मोलर मास नहीं दे रखा, बट पता होना चाहिए, वैसे गिवन होगा पेपर में, जब आप देखोगे तो 108 होता है। n कितने इलेक्ट्रॉन 1, फैराडे कांस्टेंट होता है आपका 96,500। I कितना करंट पास करवाया गया है 2 एम्पियर, कितने टाइम के लिए 15 मिनट्स के लिए, बट डाटा आपको मिनट्स में नहीं चाहिए, आपको सेकंड्स में चाहिए। तो उसको सेकंड में करोगे 15 6 90, तो 900 हो जाएगा। 00 से 00, यहाँ से जो भी करोगे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। वो डाटा आएगा आपका ग्राम्स में। बेटा जी ये आपने खुद से करना है। W का फॉर्मूला क्या होता है, जिट, जिट इज मोलर मास बाय n टू f इंटू में I इंटू टी। टाइम आपको सेकंड्स में चाहिए, वैल्यूज पुट की, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे मूव करते हैं। स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर लोगे। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव से क्या बनाना है, Cu। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। अगर आपको कभी भी चार्ज रिक्वायर्ड निकालना आ जाए, चार्ज रिक्वायर्ड अगर कभी भी निकालना आ जाए, तो क्या रहेगा, n फैराडे, है ना, n फैराडे यानी 2 फैराडे, 2 इंटू में 96,500 कूलम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर फॉर 20 मिनट्स, है ना। व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो बेटा जी पहले निकल नाइट्रेट को ब्रेक डाउन कर लो, NiNO3 ट्वाइस। जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो हो जाएगा Ni2 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 2NO3 नेगेटिव। डिपॉजिट निकल ने होना है, Ni2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बनेगा बेटा, निकल बन जाएगा। ठीक है ना। तो व्हाट मास निकालना है ना, मास, तो W निकालना है, और W का फॉर्मूला क्या होगा, Z इंटू आई इंटू टी। जिट, Z क्या होता है, मोलर मास बाय n इंटू एफ इंटू में I इंटू में टी, यही होगा। मोलर मास कितना दे रखा है आपको, 58.7। n कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने, 2। यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट 96,500। I कितना करंट पास कराया ब्रो, 5 एम्पियर ऑफ करंट,
टाइम कितना है 20 मिनट, सेकंड में करोगे 1200 सेकंड्स, 00 से 00 कैंसिल, 26 12 जो भी करोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा ग्राम्स में, डाटा कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और मेरे मन में एक गलतफहमी सी है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन बने तो तुम कर सकते हो। समझ में आ गया है तुम्हें थोड़ा बहुत? आगे देखते हैं। अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पीयर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आगे हैं, इसका मतलब यहाँ पे फैराडे का सेकंड लॉ लगने वाला है, 2 अगर आगे हैं तो। ठीक है? ए एंड बी कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए 2 कंटेनर हैं। यहाँ पर रोड्स लगाई गई होंगी। ठीक है? एक के अंदर सॉल्यूशन लिया गया है जिंक सल्फेट, एक के अंदर लिया गया है कॉपर सल्फेट। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा, बिल्कुल सिंपल, किस तरह क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आपने डील करना है। आपको थोड़ा बहुत एक के बारे में बता रखा होगा, ऐसे ही होता है, और दूसरे के बारे में आपको सोल्व करना है। देखो क्या बोला है उन्होंने, 2 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिपॉजिटेड, यानी किसके बारे में दे रखा है, कितना डिपॉजिट हुआ है 2 ग्राम। करंट दोनों में से कितना पास कराया है 2 एम्पियर। ठीक है? मोलर मास आपको पता ही होगा कॉपर का कितना होता है मोलर मास, मोलर मास कितना होता है भाई 63.5। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे W इज इक्वल टू जिट Z इंटू आई इंटू टी। Z इज मोलर मास बाय N इंटू एफ, और यहाँ पर I इंटू टी, ये होगा बेटा। W का फॉर्मूला ये होता है ना। अब मोलर मास कितना दे रखा है आपको, अगर आप ध्यान से देखते हो मोलर मास को, मोलर मास आपको दे रखा है 63.5। एन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करेगा, अब कॉपर सल्फेट को आयंस में तोड़ दो, कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, SO4 2 नेगेटिव होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और तब जाके वो कॉपर बनेगा। तो यहाँ पर 2 फैराडे कांस्टेंट कितना है 96 500 इंटू में आई कितना करंट है 2 एम्पियर। टाइम हमें नहीं पता बट मास पता है ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब आप टाइम निकालने लगोगे ना तो टाइम आपका अप्रोक्स, मतलब मेरे को आंसर याद है, आप लोगों को पूरा ही सॉल्व करना है, 3040 सेकंड बनेगा, 3040 सेकंड। अगला, व्हाट मास ऑफ जिंक वाज रिपोर्टेड। देखो यही डाटा अब जिंक के लिए पुट करके आंसर निकाल लोगे, सिंपल तो ये भी है ना। अब W हमें नहीं पता बट टाइम तो पता लग गया ना, क्योंकि दोनों में से सेम करंट है, 2 एम्पियर करंट है, सेम टाइम है, तो जिंक का डाटा आ जाएगा। या फिर दूसरा फैराडे का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, मास ऑफ Zn जो डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास ऑफ Zn पे, मास ऑफ Cu जो डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu पे। इक्विवेलेंट मास निकालने सिखाए थे, है ना। जिंक का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 65 बाय में 2, मोलर मास 65 है ना, बाय में n फैक्टर, जिंक सल्फेट का n फैक्टर कितना आएगा, आप देख लो जिंक पे चार्ज कितना बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना आएगा 63.5 बाय का 2 ऊपर, मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड WZn तो हमें नहीं पता, W कॉपर तो हमें पता है, मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ था 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर कर लोगे, कमेंट सेक्शन में जो बताना कितना आएगा। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, या इसी तरह के क्वेश्चन पहले भी बने हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें यहाँ पर डाउट आ रहे हैं, बेटा आपकी बातें माननी जाती हैं, है ना। और एक डेडिकेटेड क्वेश्चंस की वीडियो भी आ जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।